हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? देखो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे ऐसे इलास्टिक रेशियोज कर दिए, लाइक यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, है ना। और उससे रिलेटेड जो भी रेशियो है वो हम बोलते हैं ऑलवेज इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो हमें ऐसे 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस मिल गए। दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉड्यूलस, इट्स कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस अकॉर्डिंग टू द लेंथ। चेंज इन द शेप में हमने बोल दिया शियरिंग मॉड्यूलस, चेंज इन द वॉल्यूम में बोल दिया हमने बल्क मॉड्यूलस, और उसका इनवर्स करके कंप्रेसिबिलिटी भी कर दिया। ओके, अब आज यहां पर हमें एक अलग तरीके से सोचना है कि जैसे हम कोई भी ऐसा, चलो हमारे पास ये रोड है, वट एवर द लेंथ, बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, whenever we apply the deforming force there is a change in the length। तो अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है मतलब बाय अप्लाइंग फोर्स देयर इज ए इंक्रीजिंग इन द लेंथ। तो अब जो रोड है हमारे पास, जो वायर है, रोड है ऐसा, उसको ऑब्जर्व करो। तो जैसे लेंथ इंक्रीज होती है, व्हाट अबाउट द डायमीटर, व्हाट अबाउट द रेडियस, व्हाट अबाउट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस। होता है कि नहीं? लेकिन आज तक अभी हमने यहां से, आज से पहले की जो भी थियरीज देखो तो हमने सब सेपरेट कर दिया कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, जस्ट ऑब्जर्व ओनली लेंथ। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम वहां पर कांस्टेंट ही लेते थे, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द डायमीटर और रेडियस। लेकिन आज से अब अगर हम सोचे तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ the diameter of that particular wire rod decreases, है ना, मतलब रेडियस डिक्रीज होगा, डायमीटर डिक्रीज होगा। तो ये जो भी डायमीटर या रेडियस डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं लेटरल चेंज, इसको बोलेंगे लेटरल चेंज। और उससे रिलेटेड हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो डिनोटेड एज म्यू। पॉइजन नहीं है फ्रेंड्स, पॉइजन तो जहर हो जाएगा। सॉरी, पॉइजन नहीं है, वो तो जहर हो जाएगा। पॉइसन है, पॉइसन्स रेशियो। तो पॉइसन्स रेशियो मतलब है क्या हो? तो जो पॉइसन्स रेशियो है वो दो ऐसे अलग अलग जो स्ट्रेन है उसका रेशियो है, द रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन मतलब क्या? तो जैसे हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे देयर इज ए चेंज इन द लेंथ। तो चेंज इन द लेंथ से रिलेटेड हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड there is a change in lateral। तो lateral change आता है, lateral मतलब there is a change in the diameter or radius, मतलब there is a change in the dimension which is perpendicularly to the length। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर वर्डिंग कैसे दी है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वर्डिंग कैसे यूज की कि बाय अप्लाइंग फोर्स there is a change in the length, with the change in the length there is a change in the dimension which is perpendicularly to the length। तो ये लेंथ, इसका परपेंडिकुलर डायमेंशन मतलब क्या होगा? रेडियस या डायमीटर। तो डायरेक्ट ऐसा वर्ड नहीं लिखा कि बाय अप्लाइंग द फोर्स एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द लेंथ अकॉर्डिंग with that there is a change in diameter or radius, with the change in the length there is a change in the dimension which is perpendicularly to the length। तो लेंथ के परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डायमेंशन मतलब हुआ डायमीटर और रेडियस। ओके, तो उसका अगर रेशियो ले उसको बोलते हैं हम लेटरल स्ट्रेन। तो पहले सोचते हैं लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या। तो लेटरल स्ट्रेन हम बोलेंगे चेंज इन द डायमीटर टू इट्स ओरिजिनल डायमीटर। स्ट्रेन का रेशियो है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब देयर इज अ चेंज इन डायमीटर टू इट्स ओरिजिनल डायमीटर। ओके, और इसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी आएगा। दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो इसका जो रेशियो है मतलब रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इट्स कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। मतलब क्या बोल सकते हैं म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो पॉइसन्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अप टू द इलास्टिक लिमिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हमें इतना सारा फोर्स नहीं लगा देना है, थोड़ा लिमिट में फोर्स लगाना है। अप टू द इलास्टिक लिमिट, अप टू द इलास्टिक लिमिट ऑलवेज लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब ये इसके प्रोपोर्शन में होगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा कांस्टेंट है। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन नहीं है इसलिए पॉइसन्स रेशियो। फिर से अप टू द इलास्टिक लिमिट अगर पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉइसन्स रेशियो, तो उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि अप टू द इलास्टिक लिमिट द लेटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द longitudinal strain, or you can say the ratio of lateral strain and longitudinal strain is called Poisson's ratio, remains constant. अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू मतलब इक्वेशन के टर्म्स में बोले then it is delta d upon d upon delta l upon l with negative sign। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है? तो ये दोनों ऑपोजिट है। देखो, इफ देयर इज ए इंक्रीजिंग इन द लेंथ, अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे देन डायमीटर डिक्रीज होगा। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, रोड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे देन लेंथ डिक्रीजेस। अगर लेंथ डिक्रीज हुई तो डायमीटर इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा। तो ये दोनों ऑपोजिट है। मतलब the lateral strain and longitudinal strain are opposite to each other. Wherever there is a increasing in the length, there is a decreasing in the diameter. Whenever there is a decreasing in the length, there is a increasing in the diameter. इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन तो लिखना है। नेगेटिव साइन इंडिकेट lateral strain and longitudinal strain are opposite to each other. अब ये जो Poisson's ratio, it is a ratio of strain. That's why mu is also unitless। मतलब Poisson's ratio जो है वो unitless है। तो आगे हमने बहुत सारी क्वांटिटीज जो unitless है वो भी कर रखी है। चैप्टर नंबर 2 याद करो वापस। And just remember the supplementary physical quantities, plane angle, solid angle, which are dimensionless, है ना? With that, mu is also the dimensionless। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे। तो हमने बोला था जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे तो हमें नई नई फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगी, उसके यूनिट भी मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ से हम इक्वेशन एक बोल सकते हैं कि डेल्टा डी अपॉन डी इज माइनस म्यू डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो म्यू की वैल्यू है, तो म्यू की जो वैल्यू है वो थियरी में, अगर थियोरेटिकली बोले देन इट इज फ्रॉम -1 टू मैक्सिमम 0.5, और प्रैक्टिकली बोले देन प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द म्यू इज फ्रॉम
0 to 0.5, मतलब पॉइसंस रेशियो की वैल्यू 0.5 से कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों ज्यादा नहीं होनी चाहिए? चलो तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई भी एक वायर या रोड कंसीडर करते हैं ऑफ लेंथ L, उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, मतलब देयर इज अ चेंज इन द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन लेंथ में चेंज आ रहा है। ओके, तब यहां पर उसका जो वॉल्यूम है पहले, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द रोड कैसे करेंगे? यही हमारे पास रोड है, चॉकस्टिक है, चलो इसका वॉल्यूम कैसे करोगे? तो एरिया इनटू लेंथ, मतलब बोल दो पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ओके, अब यहां पर जो भी डायमीटर का चेंज है, तो देखो डायमीटर क्या होगा? डबल ऑफ रेडियस। तो यहां पर अगर रेडियस लिखना है तो 2r लिखो ना, तो चेंज इन द रेडियस तो वो भी 2r आएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेडियस का जो चेंज है और डायमीटर का चेंज है, फॉर्मूला दोनों का एक ही, क्योंकि रेडियस में चेंज आएगा तो डायमीटर में उतना ही चेंज आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, है ना। तो डायमीटर और रेडियस, तो डायमीटर 2r, तो यहां पर भी 2r करेंगे, 2 2 कैंसिल, चेंज तो सेम रहेगा। चलो अब चेंज इन वॉल्यूम क्या करेंगे? देन डेल्टा v अपॉन v। ओके, तो यहां पाई तो कांस्टेंट है। ओके, ये हो जाएगा 2 डेल्टा r अपॉन r, मतलब जस्ट रिमेंबर द एरर, फ्रैक्शनल एरर, प्लस डेल्टा l अपॉन l। व्हाट अबाउट डेल्टा r अपॉन r? दैट इज माइनस म्यू डेल्टा l अपॉन l, है ना। देन डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 2 और माइनस म्यू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा l अपॉन l। देन डेल्टा v अपॉन v के लिए डेल्टा l अपॉन l कॉमन ले लो, इट इज 1 माइनस 2 म्यू बोल सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो अब ये कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा? इसकी वैल्यू तुम 0, ओके, और 0.5 मैक्सिमम, क्योंकि 0.5 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, अब कैंसिल हो गया 1/2 करके 1 1, तो 0 हो सकता है, तो 0 मिल सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0.5। तो ऐसे हम कर सकते हैं, और याद रखो कि पॉइसंस रेशियो इज यूनिटलेस। तो पॉइसंस रेशियो वंस अगेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल मतलब व्हाटएवर द चेंज इन डायमेंशन व्हिच इज परपेंडिकुलरली टू द लेंथ, तो उसमें जो चेंज है वो लॉन्गिट्यूडनल, उसका वो रेशियो है। ओके, चलो अब यहां से आगे हमें एक और टॉपिक करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी तो कर दी, ओके, अब इससे रिलेटेड हमें उसकी एनर्जी सोचनी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड एज U। तो कॉन्सेप्ट है क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का? तो व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन द एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज ए चेंज इन द लेंथ। ओके, अब चेंज इन द लेंथ मतलब सपोज इंक्रीजिंग इन द लेंथ, तो ये लेंथ में इंक्रीज आएगा, मतलब अंदर जो उसके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसके बिटवीन लेंथ में इंक्रीज होगा, तो अंदर क्या होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स भी अराइज होगा, which try to molecule to come back to its initial position, और उसके अगेंस्ट में हम फोर्स लगा रहे, हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, टू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होगा,
अब ये जो फोर्स है तो उस फोर्स से हम बोलेंगे वर्क डन, क्योंकि जो भी लेंथ में चेंज आएगा तो वो चेंज इन द लेंथ इनटू फोर्स, दैट इज द वर्क डन। तो ये जो वर्क डन है, दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क डन इट स्टोर एज ए एनर्जी, लाइक स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर दी है ना, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो उसमें भी स्प्रिंग के अंदर भी तुम फोर्स लगाओ, जितना लेंथ इंक्रीज होगी, the whatever the work done to increase the length of the spring, that much amount of work stored as a energy, like this for the elastic properties, या फिर the object which possess the elastic behavior, in that when we apply the deforming force there is a increasing in the atoms or distance between atoms and molecules, and due to the change in the due to the increasing in the length, the work done is stored as a energy, is called elastic potential energy। तब यहाँ अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन करने के लिए हम जो भी ओरिजिनल लेंथ है उसको हम L लेते हैं, और जो चेंज इन द लेंथ आएगा उसको हम स्मॉल एल बोल देते हैं, जैसे डेल्टा है इट इज एल बोल देते हैं यहाँ। देन व्हाट अबाउट द यंग्स मॉड्यूलस y is equal to fl upon a delta l, okay, then what we can say about y is equal to fl upon a l, that means the force, deforming force, the how much amount of force applied on the object। तो f को अगर तुम सब्जेक्ट करो then y a l upon l, तो ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है। by applying force there is a change in the length, then how much amount of force applied on the object to deform by l, it is y a l upon l बोल सकते हैं। this is original length, this is the change in the length, okay, say as equation number 1। अब यहां पर करना है हमें इसमें स्मॉलर चेंज, ओनली स्मॉल अमाउंट, स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो चेंज आएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोलेंगे। तो बोल सकते हैं कि वर्क डन टू फ्रैक्शनल चेंज in length by dl, small amount of change। तो उसका जो भी वर्क हम बोले dw, then that is f into dl। तो हमारे पास फोर्स की फॉर्मूला तो है, then what about the small amount of work? तो क्या बोलेंगे y a l upon l into dl। तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क, देन टोटल वर्क इज w is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dw, बोल देते हैं फ्रॉम 0 to l, मतलब हमें जो टोटल चेंज इन द लेंथ चाहिए इट इज l। तो थोड़ा चेंज जो आया उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो फिर 0 से जो टोटल चेंज हमें करना है दैट इज l बोल दिया हमने। तो 0 से l का चेंज करने के लिए टोटल वर्क, देन dw की फॉर्मूला फ्रॉम 0 to l y a l upon l into dl। देन व्हाट अबाउट द कांस्टेंट क्वांटिटीज y a upon l, यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और लेंथ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन किसका होगा, ओनली l dl, मतलब l का इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ l? यस, l square by 2, then w is equal to y a upon l square upon 2 from 0 to l। that's why upper limit minus lower limit तो 0 ही है इसलिए, ओनली l क्या होगा, इट इज हाफ y a upon l into l square। चलो अब यही इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
हाफ YA L स्क्वायर इंटू L। क्या किया इसे, L को मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल लेंथ को और डिवाइड करोगे वो L स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये होगा। चलो तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ y L अपॉन L होल स्क्वायर AL। ओके, तो अब यहां ये जो एनर्जी वर्क डन हुआ ये भी एक इक्वेशन तो बोल सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू द एनर्जी, मतलब व्हाटएवर द वर्क डन टू डिफॉर्म द बॉडी इट्स स्टोर्ड एज ए एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसी को तुम U बोल सकते हो। तो वही एनर्जी जो वर्क डन है वही एनर्जी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गई। अब हमें दूसरे टर्म्स में लाना है। तो देखो ये चेंज इन द लेंथ, तो चेंज इन द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, और यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो देखो दूसरे टर्म्स में अब क्या होगा, ये हाफ इनटू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इनटू L upon L, this is also strain, तो strain square into area into length volume, है ना, area into length it's called volume। तो क्या हुआ, देखो यहाँ एक strain तो कैंसिल हो गई, then it is half stress strain and volume। तो this is also the one equation for the elastic potential energy। वर्क डन पूछे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे, दोनों एक ही, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ये थोड़ा इजी होगा, इससे ये इजी है याद करना। ओके, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इट्स कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब करनी है हमें एनर्जी डेंसिटी, एक और क्वांटिटी करनी है, एनर्जी डेंसिटी रो। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो U अपॉन वॉल्यूम, जैसे हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, इसको मास डेंसिटी परफेक्ट बोलना होगा, इसको मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे कोई भी टाइप की डेंसिटी तुम सोचो तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वो उसकी डेंसिटी हुई। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय तुम वॉल्यूम करोगे दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देन वॉल्यूम जो है वो डिवाइड हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इट्स कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एग्जाम में देखो कि क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी है तो फॉर्मूला यूज करो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। एनर्जी पूछी है, वर्क डन है, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो तुम्हें कहीं ना कहीं जो भी डेटा दिया है उसमें से तुम्हें क्वांटिटी मिल ही जाएगी, है ना। ये इक्वेशन भी याद रखो, यंग मॉड्यूलस वाला, जिसमें यंग्स मॉड्यूलस है, एरिया है, ओरिजिनल लेंथ है और चेंज इन द लेंथ। ये जो L है दिस इज द चेंज इन द लेंथ, ये डेल्टा L की जगह हमने रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ऐसा भी पूछ ले कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, जो जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो स्ट्रेंथ यूनिट लेस है तो स्ट्रेस का ही हुआ। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मतलब सिमिलर टू द स्ट्रेस, सिमिलर टू द स्ट्रेस मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिमिलर टू द प्रेशर। जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज हो गई ऐसे। ओके, तो ये हमें इक्वेशन करना है, एनर्जी तक पूछे तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पूछे तो एक स्टेप आगे हो जाएगा, तो 2 स्टेप कर देना कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कर दो, बस फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का। ओके, अब जो भी हम ऐसे क्वांटिटीज हमने पढ़ी उसका अब प्रैक्टिकल यूज, मतलब द प्रैक्टिकल बिहेवियर
ऑफ द इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल का एज ए प्रैक्टिकल यूज, जो भी हम प्रैक्टिकली जहां जहां पर कुछ ऐसे क्वांटिटीज यूज करते हैं, कैसे टर्म्स में करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि बिहेवियर, अदरवाइज सिंपल बोल दो प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का प्रैक्टिकल पर्पस क्या हुआ? तो चलो अब फर्स्ट ऐसा सोचते हैं कि चलो तुम कहीं पर भी ऐसे बाई कार जा रहे हो कोई रास्ते में, और वहां पर ऐसे रास्ते में तुमने एक बड़ा सा पत्थर देखा, और जिसका मास सपोज नियर अबाउट 1000 kg है, उसको तो तुम हाथ से तो उठा नहीं सकते कि हाथ चलो ये पत्थर लिया हाथ है और उठा के रख दिया और रास्ते पे चले गए। दूसरा कोई बाईपास रोड भी नहीं है, हमें उसी रोड से जाना है, तो इसको तो हमें उठाना तो पड़े, हटाना पड़े। तो कार से तुम हटाओगे उसको? नहीं, ऐसा भी हम धक्का नहीं लगा सकते, 1000 kg इतना बड़ा पत्थर है। तो क्या करना पड़े, हमें क्रेन इसको कॉल करना पड़े, ऐसे क्रेन बुलाने पड़े, है ना। तो जो क्रेन है उसके अंदर वो ऐसा एक जो सिंपल रोड यूज करते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या करेंगे, उसको ऐसे हुक से बांध के उठा के रख देंगे। बस उसको ऑब्जर्व करो, जो क्रेन के अंदर जो वायर यूज हुआ है ना, उसको याद करो। और जो भी वायर है मोस्ट प्रोबेबली स्टील का बना होगा, तो उसका यंग मॉड्यूलस से रिलेटेड y is equal to Fl upon A delta L, मतलब Fl upon एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। F mg हमें मालूम है, उसकी जो भी लेंथ है वो थोड़ा बहुत चेंज इन द लेंथ भी आएगा, हमें यंग मॉड्यूलस मालूम है। तब आर स्क्वायर मतलब व्हाट अबाउट द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अप द 1000 kg रोड, बराबर। क्रेन है उसमें भी थोड़े अलग अलग वायर्स यूज होते हैं, तो उसमें हमें इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग चाहिए, इतना मिनिमम रेडियस चाहिए कि जो उसको उठा सके, है ना। तो मिनिमम रेडियस, तो आर स्क्वायर को यहाँ पर सब्जेक्ट कर दो, Fl अपॉन पाई बाई डेल्टा L। मटेरियल जो भी यूज किया उसका यंग मॉड्यूलस से तुम्हें रेडियस मिल जाएगा अंडर रूट करके। तो ये सब यूज करो, तुम्हें नियर अबाउट उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, मतलब इतना थिकनेस वाला तुम्हें वायर चाहिए। तो ये तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा प्रैक्टिकली, इतना होगा कि नहीं 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इतना थिक वायर चाहिए 2 सेंटीमीटर जितना। तो 2 सेंटीमीटर जितना थिक वायर, उसको वायर नहीं बोलते, दिस इज द रॉड। और ये तो कितना फिर एज ए अनफ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबल रहे, जितना ऐसे थिकनेस ज्यादा होती है उतना वो फ्लेक्सिबल रहता नहीं। तो फिर उसको तुम ऐसे मोड़ के या ऐसे इसमें हुक कैसे लगाओगे, क्योंकि उसकी तो मिनिमम चाहिए थिकनेस 2 सेंटीमीटर, उससे तो ज्यादा होनी चाहिए। तो वो वायर नहीं बोलेंगे, दिस कॉल रोड, और वो फ्लेक्सिबल रहेगा नहीं। तो वो अब वायर को ध्यान से देखो, तो क्या होगा, डायरेक्ट इतना जो थिकनेस है वो डायरेक्ट नहीं लेते, क्या होता है उसमें थिन वायर्स होते हैं और उसको ऐसे ट्विस्ट किया होता है ना। जैसे घर पे जो हम कपड़े सुखाते हैं उसकी जो भी थ्रेड होती है, मतलब जो हमारा हम यूज लेते हैं वो थ्रेड, उसको देखो, जो रॉड लेते हैं ऐसे उसको देखो, क्या होता है उसमें भी थिन ऐसे प्लास्टिक के वायर्स है और उसको ऐसे ट्विस्ट करके प्रॉपर थिकनेस दी है, बस ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर वायर यूज होता है वो 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है उसकी, लेकिन कैसे, यूजिंग थिन वायर्स एंड उसको ट्विस्ट कर दिया। तो ऐसे आप प्रैक्टिकली इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, कि प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे। तो जितना थिकनेस चाहिए डायरेक्ट ना लेके उसको थिन वायर्स को पूरा हम ट्विस्ट करके उतना हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
ओके, फिर सेकंड कि जो भी ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम ऐसे ओवर ब्रिज बनाते हैं, है ना। तो जो भी ब्रिज बनता है, चलो इसका कुछ सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा मान लेते हैं, दिस इज द ब्रिज, और यहाँ पर उसकी जो भी कुछ थिकनेस, तो लेंथ, ओके, उसकी ब्रेथ और जो भी उसकी थिकनेस है उसको डीप। तब यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज करेंगे उसका वेट तो आएगा ही, उसके ऊपर से व्हीकल पास हो गए तब भी उसका वेट आएगा। तो क्या होगा, कई बार जैसे ये बना दिया हमने ब्रिज, फिर व्हीकल पास हुए तो वो ब्रिज जो है उसमें बेंडिंग नहीं होना चाहिए। कई ब्रिज ऐसे हमें लगता है कि थोड़ा बेंड हो गया, तो बेंडिंग नहीं हो, अगर बेंडिंग हुआ तो वो टूट सकता है। तो बहुत सारे हमने ऐसे केसेस भी हमें सुनने को मिलते हैं कि अभी जो ब्रिज बन रहा है और बनते बनते ही टूट गया, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसे बेंडिंग हुआ होगा, जैसे बेंडिंग होगा वो टूट जाएगा वहां से। तो बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो जो बेंडिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखो बेंडिंग बेंडिंग को डेल्टा बोलेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू W L क्यूब अपॉन 4 BD क्यूब Y, ऐसा फॉर्मूला है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला मगअप कर देंगे। इसका मतलब जितनी लेंथ ज्यादा है ब्रिज की उतना बेंडिंग ज्यादा है, जितना उसके ऊपर वेट ज्यादा होगा उतना बेंडिंग ज्यादा होगा। कम कब होगा, जब उसकी प्रॉपर वेट, ऐसे वेट ज्यादा होगी तो बेंडिंग कम है, फिर उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, ऐसी थिकनेस, तो बेंडिंग कम होगा। और स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज किया है तो बेंडिंग कम होगा। ओके, अब लेंथ तो हमें जितनी चाहिए उतना ही करेंगे, ब्रिज थोड़ा आधा छोड़ देंगे कि चलो अब लेंथ ज्यादा नहीं करेंगे, लेंथ जितनी ज्यादा करते हैं उतना बेंडिंग ज्यादा आएगा, तो कम लेंथ वाला ब्रिज करते हैं। तो कम लेंथ वाला ब्रिज कर सकते हैं, आधे रास्ते पर आगे छोड़ दिया, ऐसे चलेगा नहीं, लेंथ जो है वो तो रहेगी, उसके ऊपर जो व्हीकल पास हो गए वो भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं। चलो फिर उसकी जो विड्थ है वो अगर हम बढ़ा दें तो जितनी विड्थ बढ़ाएंगे उतना बेंडिंग कम होगा, लेकिन विड्थ बढ़ाने में जो भी ऐसे साइड रोड है उसका भी तो हमें ध्यान रखना है, तो वो भी प्रॉब्लम। फिर थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो थिकनेस जितनी बढ़ाएंगे उतना बेंडिंग कम होगा, थिकनेस जितनी बढ़ाएंगे उतना मटेरियल ज्यादा होगा, कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये भी ऐसे कुछ प्रॉपर हमें थिकनेस वाला ऐसे ही करते हैं, ज्यादा थिकनेस तो करते नहीं हो तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो फिर क्या करते हैं हम, उसके नीचे, ये अगर हमारा ब्रिज है ऐसा, तो उसके नीचे हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पिलर्स रख देते हैं। तो पिलर्स में भी यही आएगा, जितना वेट बढ़ेगा यहाँ पर उतना ये पिलर्स में भी बेंडिंग आएगा, इसी इक्वेशन की वजह से, तो भी ब्रिज टूट सकता है। तब अब जो पिलर्स है उसका शेप देखो क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं पर भी देखोगे पिलर्स का शेप ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज आई शेप पिलर्स आर यूज्ड। देखो ऊपर से ऐसे आई शेप होता है, फिर ऐसे थिक और नीचे भी ऐसे आई शेप, ऐसे करके ऐसे, है ना, ऐसे पिलर्स यूज होते हैं। तो उससे सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिल जाता है। तुम कोई भी एक ऐसी पेन ले लो, तुम्हारे पास जो है ऐसी लेंथ में ले लो, और फिर उसको थोड़ा सा, प्लास्टिक की पेन है, उसको थोड़ा फोर्स लगाओ तो बीच में से बेंडिंग तुम्हें दिखाई देगा, तो उसको तुम पिलर मान लो, और थोड़ा फोर्स लगाओगे तो बेंड होगा। ओके, तो बेंडिंग से फिर वो टूट सकता है। अब क्या करो, उसी पेन में ऊपर नीचे थोड़े थोड़े ऐसे कोई भी दो ऐसे सपोर्ट लगा दो, ऐसे ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, और फिर वही पेन को तुम फोर्स लगाकर बेंड करने की ट्राई करो। जो पहले फोर्स लगाया था उससे 5-6 टाइम फोर्स लगा दो, ऐसे दोनों हाथ से लगाओगे तो भी वो पेन बेंड नहीं होगी।
मतलब ये सपोर्ट्स है, उसकी ऐसे थिकनेस, स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाती है। तो दिस इज द सेकंड यूज, प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इलास्टिक मटेरियल। थर्ड, जो हम माउंटेन बोलते हैं, तो माउंटेन की जो हाइट होती है इट इज नॉट मोर देन 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो माउंटेन अपनी हाइट, अपने मास की वजह से ही टूट जाएगा। तो जो माउंट एवरेस्ट है, पीक पॉइंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, it is also not more than 10 kilometer. It is 8,848 meter, means 8.48 kilometer, 8.848 किलोमीटर, वो भी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितना ऐसे हाइट बढ़ेगी, हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर होता है H rho G। तो जितनी हाइट बढ़ेगी, लोअर जो उसका पार्ट है रॉक का, लोअर सरफेस, उसके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा। और प्रेशर एक जो उसकी भी खुद की एक इलास्टिक लिमिट है, उससे ज्यादा हो गया प्रेशर, मतलब हाइट ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अपनी ही हाइट के, अपने ही प्रेशर की वजह से नीचे का पार्ट टूटेगा। जो नीचे से ऐसे बॉटम लेवल से, ग्राउंड से अगर टूटा तो पूरा माउंटेन है वो ऐसे ब्रेक हो सकता है। तो उसकी हाइट भी ऐसे, ये नेचर का पार्ट है। देखो, तो नेचर में माउंट एवरेस्ट है, नेचुरली बना है, उसकी हाइट भी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, और है भी नहीं, इट इज ओनली 8.8 किलोमीटर। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक नेचर। तो यहाँ पर इस चैप्टर की सभी थियरीज खत्म हुई। अब ये जो है प्रैक्टिकल पर्पस वाला पार्ट, उसमें तुम्हें 2-3 चीज, पहले तो ये इक्वेशन ओनली याद रखनी है, और कुछ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं। और माउंट एवरेस्ट मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो नॉट मोर देन 10 किलोमीटर, और है कितनी मैक्सिमम पिक, तो ऐसा याद रखो, बस फॉर्मूला याद रखो, H rho G प्रेशर का है हाइट की वजह से, ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ये जो थियरी, मतलब थियरी के लिए तुम्हें नहीं करना है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सभी थियरीज खत्म हुई। नेक्स्ट पार्ट से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।